प्रिय मित्रों, रचित एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, राष्ट्र और मानवता का ध्यान रखिएगा। हम इस दौर में पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है कैग, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी होता है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरीके के लेखों का ऑडिट करता है। इसके साथ साथ वह सरकार के स्वामित्व वाली सभी कंपनियों का भी ऑडिट करता है, यानी कि जिस पे सरकार के इक्विटी शेयर्स 51% से ज़्यादा होते हैं, उन सब का जितनी भी PSUs है उनका भी ये ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट पर अपनी PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सार्वजनिक लेखा समितियां भी उसे ध्यान में रखती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी एक मुखिया होता है। इस पूरे भारत की सार्वजनिक संस्था में लगभग 60,000 के आसपास कर्मचारी हैं। तो हम बात करते हैं, इनका अवधि काल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। और सबसे पहले हमारे कैग थे, उनका नाम था V नरहरि राव। इसके बाद हम जानेंगे कि कैग होते कौन हैं, इनकी स्वतंत्रता हमारे संविधान में कैसे सुनिश्चित की गई, क्या क्या ड्यूटीज है कैग की, क्या क्या पावर है उनके पास अपने काम को करने के लिए, किस चीज की वे ऑडिट करते हैं, कितने प्रकार की वो ऑडिट करते हैं और ऑडिट में वो कौन सी चीज बाहर निकालते हैं और ऑडिट पर उनका किस चीज पर फोकस रहता है। फिर उस ऑडिट को वो किसको सबमिट करते हैं, क्या होता है उस ऑडिट का, और फिर कैग के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अपने नए जो कैग हैं वो शपथ लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ, ये कैग का ऑफिस। अब वो होते कौन है? लोकतंत्र और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब कैग की फाउंडेशन की नींव रखी जा रही थी तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत जैसे विकासशील या गरीब देश के लिए एक एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी कैग की है कि हर एक रुपये का वो हिसाब रखेगा और कहाँ कहाँ पे वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ या नहीं, इसकी जिम्मेदारी कैग की है। लोकतंत्र में जो भी जिसके पास पावर और पोजीशन है उनको अपने कार्य के प्रति, अपनी कार्य के प्रति जिम्मेदार होना बताया गया है और इसके लिए हमारे संविधान में कई इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी जुडिशरी है और विजिलेंस है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और इसके साथ साथ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन भी है और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का हिस्सा कैग और आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है। कैग से संबंधित प्रावधान हमारे अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अब हम बात करते हैं कि कैग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है हमारे संविधान में।
पहली चीज कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उनको हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के द्वारा यानी कि महाभियोग ला के हटाया जाता है, सेम उसी प्रकार से कैग को ही हटाया जा सकता है। यानी कि वो इम्पीचमेंट दोनों सदनों से पास होना चाहिए और उसी के बाद ही कैग को हटाया जा सकता है। यानी कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ उनके सैलरी और एक्सपेंसेस वो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि समेकित निधि से दिया जाता है और इसमें ये इस पर ये चार्ज है यानी कि भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर है। मतलब इसकी बहस आप संसद में कर सकते हो बट इस पे वोटिंग नहीं की जा सकती। यानी कि कैग के सैलरीज और एक्सपेंसेस को आप कम नहीं कर सकते। चौथी सबसे बड़ी बात कि वो अपनी रिटायरमेंट पर यानी कि अपनी ऑफिस छोड़ने के बाद वो कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस या किसी भी लाभ के पद पर वो कार्य नहीं करेगा। तो इससे ये स्वतंत्रता ऐसे डिसाइड होती है कि उसको आगे की मतलब एग्जीक्यूटिव उसको कुछ भी अच्छे पद का ऑफर देके तो वो कुछ गलत काम कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। वो किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता एक बार कैग बन जाने के बाद। तो ये था उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई। उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 149, उसमें उसकी सारी ड्यूटीज़ का वर्णन है। उसके ड्यूटीज़, उसकी पावर, कंडीशंस, ये सारे 1971 के एक्ट में है। और इसकी ड्यूटीज़ क्या है? सबसे पहली है कि ऑल रिसीट्स इनटू एंड स्पेंडिंग फ्रॉम द कॉफर्स कॉल्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि संघ और राज्य सरकार के जो भी कंसोलिडेटेड फंड से चाहे पैसा आया हो चाहे गया हो, उन सब का वो हिसाब किताब रखेगा। ऑडिट इस चीज की कर सकता है। दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द इमरजेंसी एक्सपेंसेस कॉल्ड कंटीजेंसी फंड्स एंड रिलेटिंग टू द मनीज ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि आपकी पोस्टल सेविंग्स, विकास पत्र, जो भी संघ, केंद्र और राज्य के लेवल पे होता है, तो इन सब की वो ऑडिट करेगा। यानी कि आपका कंटीजेंसी फंड की ऑडिट भी कैग कर सकता है। उसके बाद तीसरा है ऑल ट्रेडिंग, जितने भी व्यापार जो होता है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, बैलेंस शीट और आपका जो सब्सिडियरी अकाउंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो रखा रहता है, इन सब का ऑडिट वो कर सकता है। ऑल स्टोर एंड स्टॉक्स, सारा जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस का जो स्टोर है, स्टॉक्स है, उन सब की चेक वो कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है। इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे आपकी जितनी भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है, जैसे ONGC, सेल, गेल एक्सेट्रा। उसके बाद जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज है, यानी स्वायत्त जितनी भी संस्था है, जैसे जो भी गवर्नमेंट से स्वायत्त संस्था और जितनी भी अथॉरिटी है जो फंड गवर्नमेंट से ले रही है, जैसे कि आपकी म्युनिसिपल बॉडीज है, आपका IIM है, IITs है, स्टेट हेल्थ सोसाइटीज़ है, जो भी गवर्नमेंट से फंडिंग होती है जिस चीज़ की, उन सब की ऑडिटिंग कैग कर सकता है। इसके साथ साथ अकाउंट्स ऑफ एनीबडी और अथॉरिटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव, यानी गवर्नर और प्रेसिडेंट किसी भी ऑफिस या अथॉरिटी के लिए बोलता है ऑडिटिंग के लिए, उन सारे अकाउंट की ऑडिटिंग कैग कर सकता है। उसके बाद आता है कि कैग को यह सब करने के लिए क्या क्या पावर है। फर्स्ट पावर टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू हिज ऑडिट। मतलब मैंने ऊपर जैसे बताया कि किस किस ऑफिस का ऑडिट कर सकता है, उस ऑफिस को वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये उनके पास पावर है। दूसरा, पावर टू एग्जामिन ऑल ट्रांजैक्शन एंड क्वेश्चन
द एग्जीक्यूटिव, यानी कि अपनी जो कार्यपालिका है उससे संबंधित जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उनका जो भी लेखा जोखा है उन सब का ऑडिट कर सकते हैं। पावर टू कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑडिटेड एंटिटी, जैसे भी किसी एंटिटीज का ऑडिट हो गया तो वो किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स, पेपर और डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, तो उनको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा कैग को। पावर टू डिसाइड द एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ ऑडिट, कैसे ऑडिट करना है, किस हद तक करना है, ये सब कैग का अपना डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे करेगा। अब है कि whom they do audit, यानी क्या क्या ऑडिट करना है। ऑल द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, इंडियन रेलवेज, रक्षा विभाग, पोस्ट यानी डाक विभाग, टेलीकम्युनिकेशन। इसके साथ साथ 1500 पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस है जिसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसमें गवर्नमेंट कंपनियां और कॉरपोरेशन भी हैं। इसके साथ साथ 400 नॉन कमर्शियल स्वायत्त संस्था और अथॉरिटी है जिसको भी केंद्र और राज्य सरकार गवर्न करती है, इनका भी वो ऑडिट करेगा। दूसरा, बॉडीज और अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन, सम ऑफ द लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच आर क्रिटिकल ग्रास रूट एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे भी सरकार की जो भी स्कीम्स आती है वो नीचे तक यानी कि पंचायती राज तक वो मतलब आम जनता तक जाती है नहीं, इन सब का वो कैग ऑडिट कर सकता है। ऑडिट कितने प्रकार की होती है? ऑडिट 3 प्रकार की होती है, कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट में क्या होता है कि फोकसेस ऑन वेदर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज कंप्लायंस विद द क्राइटेरिया, यानी कि जिस चीज के लिए वो फंड एलोकेट हुआ है वो उस चीज में यूज हुआ है कि नहीं हुआ। इससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन, मटेरियल एस्पेक्ट्स, सब कुछ वो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, रेगुलेशन, बजटरी रेजोल्यूशन, पॉलिसी, एग्रीमेंट, इसके सैंक्शंस, सप्लाई ऑर्डर, इसके एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब आपका जो पहले से सुनिश्चित है उसके अनुसार ये प्रोग्राम या स्कीम्स इम्प्लीमेंट होनी थी तो वो उसके अनुसार हुई कि नहीं, वो है कंप्लायंस ऑडिट। उसके बाद है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट। इसमें है कि जो भी एंटिटी है उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। उसमें आपके जो भी सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रहेंगे जिससे आपका जो जितनी भी फ्रॉड और एरर है उसको हम निकाल सकते हैं फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट से कि पैसे के संबंध में कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। कंप्लायंस का मतलब हुआ कि पैसा लगना चाहिए वहाँ लगा कि नहीं, फिर पैसा कितना लगा वो फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट में आ गया। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट यानी कि ऊपर के 2 के साथ हमें वो जो हम एनवायरमेंटल कंसर्न भी लेंगे कि कहीं पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेंगे कि कहीं हमने साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें हमारा परफॉर्मेंस सही जा रहा है कि नहीं, वो है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट। उसके बाद आता है कि उस रिपोर्ट का वो करते क्या, कौन सी रिपोर्ट वो बाहर लेके आते हैं, मेन उनका फोकस किस चीज़ पे रहेगा, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। जो रिपोर्ट आई उसका करते क्या है कि द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, ये संसद में पेश होती है और अपने राज्य की विधानसभा में। उसमें आपका कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट, इन सब के साथ रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर और सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट होती है। जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उनके लिए अलग से पेश की जाती है। तो ये सब कैग का काम होता है कि आगे मतलब सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट और गवर्नर रेस्पेक्टिव हाउस में पेश करते हैं। तो ये हुआ बात। अब फोकस किस चीज़ पे रहता है, फोकस ऑफ द रिपोर्ट।
An audit report contains the final, fully corroborated audit finding. These may have been accepted by the department or are proved factually. ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें सारे फैक्ट प्रूव्ड होने चाहिए और आपकी जानकारी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट राष्ट्रपति और गवर्नर को करते हैं और ये इंडियन अकाउंट्स और इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट का ये भाग है आपका कैग। तो आईए एंड एडी के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पढ़ा कि क्या होता है कैग, कैसे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं और ये जुडिशरी की तरह ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्वतंत्र एंटिटी है और वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी तमाम जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।